तो आपको बता दें, व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। चलिए एक बार आप पूछे कि अल्कालीज को बता दीजिएगा, तो भैया मैंने ये बताया कि ऐसे बेसिस जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं तो ऐसे बेसिस को एल्काली बोला जाता है। तो दोज बेसिस विच आर सोल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कालीज। और उनमें कौन कौन से बेसिस हैं जो एल्कालीज में हम काउंट कर सकते हैं, तो वे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके ऐसे बेसिस हैं जो एल्कालीज होते हैं, ठीक है। और जब भी हम आगे बात करेंगे बेसिस के बारे में तो उनमें हम एल्कालीज को ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस चीज को भी आप दिमाग में रखिएगा। उसमें लिखा हुआ भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर के सेकंड लाइन में आपको नजर आ रहा होगा, व्हेन वी टॉक ऑफ ए बेस इन दीज डिस्कशन इट विल एक्चुअली मीन ए वाटर सोल्युबल बेस और एल्काली। तो आगे जब भी हम बेस के बारे में बात करेंगे तो उसका मतलब एक एल्काली से होगा। सो वेदर वी कॉल इट ए बेस और एन एल्काली इट विल मीन द सेम थिंग। तो आगे हम बेस वर्ड यूज करें या एल्काली वर्ड यूज करें वो उनका एक ही मतलब होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आगे हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। तो जैसे हमने आपको बताया था भैया उनको कुछ नहीं कहते, उनको सिर्फ बेस ही बोला जाता है, लेकिन जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको एल्काली बोला जाता है। ये बात यहाँ पे क्लियर है। उनके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड हम यूज नहीं करते। आपने पूछा कि ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते उनको क्या कहा जाता है, तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं करते। अगर मैं कह दूं उनको नॉन एल्काली बोलते हैं तो नॉन एल्काली वैसा कोई वर्ड है नहीं, लेकिन अगर आप कहना चाहें तो आप उनको कह सकते हैं, वरना उनको सिर्फ बेस ही बोला जाता है, ठीक है। तो हम टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज, व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने एसिड में भी ये टॉपिक डिस्कस किया था कि सभी एसिड में क्या चीज कॉमन होती है, तो उसी तरीके से सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ये बता दें एसिड में कॉमन आपको बताया गया था कि सभी के सभी एसिड जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर वो डिसोसिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। तो उसी तरीके से बेसिस में भी आपको बताया जा रहा है व्हेन ए बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। जब भी हम किसी बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो उसमें डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है। ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसको हम जब डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को जो है रिलीज करेगा विद सोडियम आयन। ये आप केमिकल रिएक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वैसे तो सॉलिड फॉर्म में होता है लेकिन जब इसको डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में तो एक तो इसका सोडियम आयन बनेगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है। तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट का मतलब टूट जाएगा। आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो पार्ट हो गए हैं, एक सोडियम आयन और एक ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेस वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन को वहां पर रिलीज करने का काम करता है, जो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। A sodium hydroxide solution shows the basic behavior due to the presence of hydroxide ion। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भी सॉल्यूशन होगा वो बेसिक बिहेवियर इसलिए शो करेगा क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। इसी तरीके से बाकी बेसिस की हम बात करें, चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, तो जब भी इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये भी वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं और उसी वजह से ये भी अपना बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करने का काम करते हैं। तो इस डिस्कशन से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉमन प्रॉपर्टी होते हैं सभी बेसिस में, ये एल्कालीज में, वो ये होती है कि सभी के सभी वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सभी बेसिस यानी सभी एल्कालीज जो होते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। So please note that when the solution of a base is diluted by mixing more water in it, the concentration of hydroxide ion per unit volume decreases। और ये बता रहे हैं कि जब भी हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऐड करते जाते हैं उसको डाइल्यूट करने पर तो हाइड्रोक्साइड आयन के जो नंबर्स हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पर लगातार डिक्रीज होती जाती है। तो दिस गिव अस ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द बेस, जिसकी वजह से हमें बेस का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन वहाँ पर मिलता है। तो बेसिस की हम बात करेंगे आगे कि बेसिस भी दो टाइप के होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था एसिड्स भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। इसी तरीके से बेसिस के भी आपके टू टाइप्स होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। किसी को भी कुछ पूछना हो तो मैंने बोला था प्लीज अब हैंड रेज मत कीजिएगा इस समय, क्योंकि हमने ये रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है और रिकॉर्डिंग पे लगाने से होता ये कि अगर हम बीच में अगर आपके क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे तो वो सारी चीजें रिकॉर्डिंग में जाएंगी। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मैसेज के थ्रू आप अपने आंसर को पूछ सकते हैं। आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर को साथ के साथ वहां पे देता चलूंगा।
बाकी अगर आपको ऑरली कुछ भी पूछना हो तो आप, जब हम ये अपना पूरा कंटेंट जो आज का है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको वो जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है चिराग जी, आप इस समय आप हैंड रेज कर रखे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी अगर डिस्कशन करना हो तो अपना क्वेश्चन आप रख लीजिएगा। अगर आप मैसेज के थ्रू नहीं पूछ सकते तो आप मुझसे बाद में जरूर पूछिएगा ऑरली। तो बेसिस टू टाइप्स के होंगे। जी भैया बिल्कुल, आपको कल ही बताया गया था, जिस तरीके से कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं हमारे स्किन पर जब गिर जाते हैं, क्लॉथ पे गिर जाते हैं, तो वो बर्न करने का काम करते हैं उनको, उसी तरीके से कंसंट्रेटेड फॉर्म जो होते हैं बेसिस की, वो भी इसी तरीके से हमें हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे स्किन और बॉडी को जो है वो बर्न कर सकती है। तो बेसिस के टाइप्स पर आते हैं। तो मैं इनको कंपेयर कर रहा था एसिड के टाइप से। तो अगर मैं बार बार कंपेयर में इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको इनको याद रखने में आसानी हो। तो कल हमने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, वीक एसिड के बारे में। तो आपको बताया गया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपके ऐसे एसिड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। इसी के बेसिस पर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज बेसिस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड thus produces large amount of hydroxide ion are known as strong bases। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर पूरी तरीके से कंप्लीटली वहां पे डिसोसिएट हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे, तो इस तरीके के बेसिस को बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमेशा हम दो बेसिस को इंक्लूड करते हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो ये दो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है, NaOH दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और एक है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जिसको हम कास्टिक पोटाश भी बोल देते हैं। वीक बेसिस की बात करें हम तो वीक एसिड को भी हमने कल डिफाइन जैसे किया था उसके बेसिस पर कर सकते हैं हम। तो वीक एसिड को डिफाइन ये किया गया था कि ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर, तो ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर पार्शियली डिसोसिएट होते हैं और जिसकी वजह से वो स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो ऐसे एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं। तो उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर वीक बेसिस को भी डिफाइन कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि दोज बेसिस which are partially dissociate in water and thus produces small amount of hydroxide ion are known as weak bases। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, जिसकी वजह से वो स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, तो ऐसे बेसिस को बोला जाता है वीक बेसिस। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं उन तीनों का। किन किन का? एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस। तो तीन वीक बेसिस है जिनको हम लगातार डिस्कस करेंगे। नंबर वन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, आप इनको इनके फॉर्मूले नजर आ रहे होंगे इनमें। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूं। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में पूरी तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं उनको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग बेसिस। ऐसे बेसिस जो वाटर में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे तो वो कहलाएंगे वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेसिस में आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो एसिड्स की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उन्हीं के जैसे यहाँ पर बेसिस की प्रॉपर्टीज हैं। चलो हम इनको सबको कंपेयर तो नहीं करेंगे क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा फिर, लेकिन आई होप आपको एसिड्स की प्रॉपर्टीज याद होगी। तो उन्हीं के जैसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन, बेसिस है बिटर टेस्ट। जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट काफी बिटर होता है, ये आपको कल बताया गया था। नंबर टू, बेसिस फील सॉपी टू टच। बेसिस को जब टच किया जाता है तो काफी सॉपी जैसे फील होते हैं, काफी स्लिपरी जैसे वो फील होते हैं। ठीक है, नंबर थ्री, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस के कलर को ब्लू कर देते हैं। नंबर फोर, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। जो बेसिस के सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फोर प्रॉपर्टीज हमने एसिड में भी डिस्कस की थी। ये आपकी एक तरीके से विदाउट केमिकल रिएक्शन थी। तो वहां पर बस एक ही डिफरेंस है कि उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी कि जो एसिड्स है वो कोरोसिव नेचर होता है, और बेसिस में हमने उसके केस में यूज कर रखा है कि बेसिस जो होते हैं वो टच करने पर स्लिपरी फील होते हैं। इसके बाद उसमें बाकी की फोर केमिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे थ्री केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो उनको आप जरा ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 है यहाँ पर ये कि बेसिस रिएक्ट विद मेटल, सॉरी, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जो बेसिस होते हैं वो कुछ मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं।
बेसिस जो होते हैं वो कुछ मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल के साथ में, तो वहां पर बनता है Na2ZnO2, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज होती है। तो इसलिए बेसिस जो होते हैं वो कुछ ही मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने का काम करते हैं। ये प्रॉपर्टी सेम एसिड में भी थी, क्योंकि एसिड में भी आपको यही बताया गया था कि जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो बेसिस भी कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, चलो हम उसको एसिड को डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा इस पर ही आते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो बेसिस होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन है, क्योंकि एसिड में भी सेम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि एसिड और बेसिस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं कि बेसिस जो है एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। आप एग्जांपल चाहे उसी का एग्जांपल आप देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन में, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब उनकी रिएक्शन होगी तो बनेगा यहाँ पर सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जब भी आपको लिखनी हो तो आपको बोला गया था आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो रिएक्टेंट होगा, इसमें एक एसिड होगा एक बेस होगा, जो आप कोई से भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई से भी स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज कर सकते हैं। सॉल्ट कैसे बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी एसिड और बेस आपके रिएक्शन करते हैं तो वो हमेशा वाटर जो जरूर फॉर्म करते हैं। ये वाटर क्यों फॉर्म करते हैं, आपको इसका रीजन अगर आपको बताएं तो कल आपको बताया गया था जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और जब भी किसी बेस को हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। अभी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो इसलिए जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन इसलिए होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें NaOH और H2SO4, तो इसमें H ये तो आपस में मिल जाएंगे और NaSO4 आपस में मिल जाएंगे, तो सॉल्ट बनेगा आपका Na2SO4 और प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी देखिएगा इसमें, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वहां पर आपने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के प्लेस पे नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो बेसिस जो होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। आपको बता दें नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन वगैरह के जो ऑक्साइड होते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो होते हैं वो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड वो आपके एसिडिक होते हैं। तो इसलिए जब भी कोई बेस और एक नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो वहां पर सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसके आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें रिएक्शन दिखा रखी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। तो CaOH की होल ट्वाइस, ये एक बेस है यहाँ पर। CO2 एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, जब उनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा CaCO3, ठीक है, एक सॉल्ट है, और प्लस बनेगा इसमें वाटर। तो इसलिए जब भी कोई बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो वो वहां पे बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो ये 7 प्रॉपर्टीज थी बेसिस की, इनको मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी थी ये कि जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में काफी बेटर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जो बेसिस होते हैं वो टच करने में काफी स्लिपरी फील होते हैं। तीसरा आपको बताया गया था बेसिस जो होते हैं रेड लिटमस के कलर को ब्लू कर देते हैं। फोर्थ आपको बताया गया था बेसिस के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिफ्थ आपको बताया गया था बेसिस जो होते हैं कुछ ही मेटल के साथ में रिएक्शन करके जो है आपकी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की और जिंक मेटल की रिएक्शन दिखाई थी, जिसमें सोडियम जिंकेट बना था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। इसके बाद आपको बताया गया था बेसिस जब एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया था, जिससे बना था सोडियम सल्फेट, और अलोंग विद वाटर वहां पे फॉर्म हुआ था। और लास्ट हमने डिस्कस किया कि बेसिस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट और वाटर, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं नेचर में एसिडिक होते हैं। तो इसमें रिएक्शन हमने दिखाई थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो। जब इनकी रिएक्शन होगी तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक सॉल्ट होता है और वाटर तो है ही वहां पर। तो इस तरीके से बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड की जब भी रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। ये 7 प्रॉपर्टीज हैं आपके बेसिस की। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यूजेस ऑफ बेसिस।
नहीं, वहां पर आपके 3 मिनरल एसिड थे तो हमने सिर्फ 3 यूजेस को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हमने बेसिस जो है ज़्यादा डिस्कस किए हैं, तो हम हर एक के बारे में एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, हर एक का एक एक यूज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड ए सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका यूज किया जाता है सोप बनाने में, पेपर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर होता है एक रेयन, उसको बनाने में। तो साबुन बनाने में, कागज बनाने में, और एक सिंथेटिक फाइबर का मतलब जो आपके कृत्रिम धागे होते हैं ना, उनको बनाने में जो है, और इसका नाम है रेयन, उसको बनाने में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। सेकंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, डिसइंफेक्टिंग सब्सटेंस होता है, वाटर में मिलाकर जो वाटर को जर्म्स फ्री, बैक्टीरिया फ्री बनाने के काम में ही आता है, ठीक है। और साथ ही साथ कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, और शायद हो सकता है इसके बारे में आप इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे भी। तीसरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एक एंट एसिड के फॉर्म में यूज करते हैं, जो कि स्टोमक में जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है और इंडाइजेशन को क्योर करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंट एसिड के फॉर्म में यूज किया जाता है। एंट एसिड का मतलब एक ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड को खत्म करते हैं, जो एसिडिटी को रिमूव करते हैं, उनको एंट एसिड बोला जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंट एसिड के रूप में यूज किया जाता है, जो स्टोमक में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और इंडाइजेशन को क्योर करता है। फोर्थ बता रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो डिटर्जेंट वगैरह में यूज किया जाता है, उसमें वहाँ पे यूज किया जाता है। और साथ ही साथ हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा के फॉर्म में, ठीक है, जिसे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा में, जो कि खाने को बनाने के लिए यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए यूज किया जाता है, एक एंट एसिड की फॉर्म में भी इसका यूज करते हैं जिससे इंडाइजेशन क्योर होता है। और साथ ही साथ जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें भी हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी बेसिस के जो इंपॉर्टेंट यूजेस थे वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे थे एक एक करके, तो इनको भी आप ध्यान से देखना और इनको समझना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा पीएच स्केल। तो ये पीएच स्केल क्या चीज़ है वो देखिएगा आप इसमें। तो पहले थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग ही। वाटर H2O इज स्लाइटली आयोनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है भाई। वाटर जो होता है वो अपने आप जो है थोड़ा सा आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। और किसी भी प्योर वाटर के अंदर आपको बताते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, एक्चुअल में जो वाटर है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर ही बना हुआ है। और बता रहे जो प्योर वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है, यानी दोनों जो है बराबर अमाउंट में होते हैं। और जिसकी वजह से जो प्योर वाटर होता है ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। तो प्योर वाटर में क्योंकि कोई भी वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को मिलाकर बनता है, इस वजह से साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है। तो इसलिए वाटर का नेचर ना तो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन टू वाटर, लेकिन जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उससे होता क्या कि जो एसिड होता है वो वाटर में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। सो व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर इंक्रीजेस। तो एसिड को वाटर में ऐड करने पर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड दस फॉर्म विल हैव मोर ऑफ द हाइड्रोजन आयन लेस ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसलिए उस सॉल्यूशन में होगा क्या, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाएगी। देन इट विल बी एसिडिक इन नेचर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो उसका नेचर वहाँ पे एसिडिक हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं जो एसिडिक सॉल्यूशंस होता है उसमें जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइड्रोजन आयन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। So please note that even the acidic solution contain hydroxide ions which come from the ionization of water, but the concentration of hydroxide ion in acidic solution is much less than of the hydrogen ion. तो ये बता रहे हैं कि जब वाटर में हम एसिड को मिलाते हैं तो एसिड क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, तो जिसकी वजह से वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे कम रह जाती है, जिसकी वजह से उसका नेचर जो है वो एसिडिक हो जाता है। भले ही उसका नेचर वहाँ पे एसिडिक हो, लेकिन दोनों टाइप के आयन वहाँ पे प्रेजेंट है। वहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट है और वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट है। बस ये है कि क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज्यादा है तो उस वजह से उसका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। अब बात करते हैं दूसरी, यहाँ पर अगर हम किसी वाटर में अगर हम बेस को मिला देते हैं तो बेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि बेस को वाटर में डिसॉल्व करने पर वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा।
अब हाइड्रोक्साइड आयन को जब वो रिलीज करता है तो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे कम रह जाएगी, जिसकी वजह से वो जो बेस का जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर वहाँ पे बेसिक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन भले उसका नेचर वहाँ पे बेसिक हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर दोनों टाइप के आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड आयन भी वहाँ पे ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन भी वहाँ पे प्रेजेंट है और हाइड्रोजन आयन भी वहाँ पे प्रेजेंट है। बस ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो उस वजह से उसका नेचर बेसिक हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि चाहे सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों में दोनों टाइप के आयन प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोजन आयन भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी। ठीक है, मैंने यही बात यहाँ पे बोली है। हालांकि मैं अभी से यहाँ पे पीएच स्केल को समझाने के लिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ कि भाई वो चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि भाई वो पीएच स्केल हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। तो डेट्स वाई यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और हम ये बता रहे थे सीधा सा, अगर मैं इसको पूरा एक समरी करके बोलूँ कि चाहे वो आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों में दोनों टाइप के आयन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ये आपको बताया गया था, ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। So from the above discussion, we conclude that both acidic solution as well as the basic solution contain both the type of ions. In 1909, Sorensen devised a scale known as the pH scale, on which the standard of acid solution as well as the basic solution could be represented by making use of the hydrogen ion concentration. तो बता रहे कि 1909 ईयर में सोरेंसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्केल को बनाया था जिसको पीएच स्केल बोला जाता है, जिसकी हेल्प से वो एसिड और बेस के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। और जिसको कैसे मेजर कर सकते हैं उसमें वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को यूज करके वो उनके स्ट्रेंथ को मेजर करने का काम कर सकते हैं। भाई दोनों ही सॉल्यूशन में चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की हेल्प से पता लगाया कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो सोरेंसन लिंक द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन टू द सिंपल नंबर्स। उन्होंने करा क्या, जो भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वहां पे होती थी उनको उन्होंने सिंपल नंबर से लिंक कर दिया। भाई जैसे कि कंसंट्रेशन जब आपको देखा जाए तो वो करीब इस तरीके से होते हैं, 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस के 11, ये कुछ इस तरीके के नंबर्स होते हैं जिनको हम कैलकुलेशन में यूज करें तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन्होंने करा क्या, वहां पर सिर्फ सिंपल नंबर्स का यूज किया। जैसे 10 की पावर माइनस के 12 है तो यहाँ पे 12 ले लिया, 10 की पावर माइनस 11 तो उन्होंने वहां पर 11 ले लिया। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में जो सिंपल नंबर्स थे उन्होंने उनको यूज किया और उसकी हेल्प से उन्होंने अपने स्केल को बनाया था। तो किस तरीके से, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन इट। और उन्होंने बताया कि किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है वो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है वो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मेरे ख्याल से ये वर्ड आपको क्लियर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी, किसी की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर कम है तो उसकी पीएच वैल्यू वहां पर ज्यादा होगी। अब क्योंकि एसिड में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है तो इसलिए एसिड की जो पीएच वैल्यू होगी वो कम होगी। बेसिस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती है तो उनकी पीएच वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। यहां से उन्होंने इस चीज को पता लगाया। ठीक है, हम सीधा उसी टॉपिक पर आते हैं, मेन टॉपिक पर, कि वो क्या है पीएच स्केल। तो उसको डिफाइन करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। तो ये बता रहे हैं कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को एक स्केल पर वहां पे मेजर किया गया जिस स्केल को पीएच स्केल बोला गया। इसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पीएच पीएच यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है। एक तो पीएच में ध्यान रखिएगा, पी स्मॉल और एच कैपिटल है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ये जो पीएच वैल्यू की हम बात कर रहे हैं ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से ही फाइंड आउट की गई है, तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म बनती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक्चुअल में पी का मतलब जो यहाँ पे वैसे पोटेंस है, POTENZ, लेकिन क्योंकि ये जर्मन वर्ड है तो इसलिए इसको पावर बोला जाता है, तो इसलिए हम इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कह सकते हैं। पीएच स्केल को दिखाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, जैसा भी हम आपसे बोल रहे थे कि भी पीएच स्केल में आपके जो नंबर्स होते हैं, जो वो स्केल की बात हम कर रहे हैं उसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पीएच जो है, जो नंबर्स होते हैं वो प्योर नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फ्रैक्शन नंबर होंगे या कोई डेसिमल में नंबर्स होंगे, तो बिल्कुल वो प्योर नंबर होंगे 0 से लेकर 14 तक, 0 1 2 3 4 से लेकर 14 तक। उन इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, जो नंबर्स हैं उनके लिए हम कोई यूनिट भी वहाँ पर यूज नहीं करते हैं। और इस जो रूल है यहाँ पर पीएच स्केल का, उसके अकॉर्डिंग
जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उसकी पीएच वैल्यू जो है बिल्कुल 7 होती है। न्यूट्रल का मतलब जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, दैट मीन्स वो बिल्कुल बीच में लाई करेगा, तो उसकी पीएच वैल्यू वहां पर 7 होगी। जो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे उनकी पीएच वैल्यू 7 होगी। अभी हम बता रहे थे कि भाई एसिडिक में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो पीएच वैल्यू वहां पे लोअर होगी, तो इसलिए 0 से 7 तक जो पीएच वैल्यूज होती है, ठीक है, वो सभी एसिड की होती है। इसके बाद जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो पीएच वैल्यू वहां पे ज्यादा होगी, इसलिए बेसिस की पीएच वैल्यू वहां पर ज्यादा रहती है। देखिएगा आपके सामने हम पीएच स्केल को एक बार शेयर करते हैं और उसको समझाने के लिए मैं जरा इस फाइल को ढूंढ रहा हूँ उसमें, क्योंकि इसमें उसके आगे नहीं था, वो दूसरी फाइल में आ रहा था, तो इसलिए उसको शेयर किया जा रहा है। 1 मिनट का वेट कीजिएगा बस आप।